टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का मैगज़ीन पढ़ रहे थे और इस कड़ी में हम लोग आज इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहे हैं और इस न्यूज़ में हम लोग अप्रैल महीने पे पहुंच चुके हैं। हम लोग ने पहले जुलाई देख चुका है, जून देख चुके हैं, मई भी देख चुके हैं। अब हम लोग अभी अप्रैल बचा हुआ है, फरवरी और जनवरी बचा होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के मेयर द्वारा शहर के प्रतिष्ठित सम्मान सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो कहा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई थी? पुर्तगाल गई हैं। द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई हैं? पुर्तगाल गई हैं। वहाँ के लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी ऑफ ऑनर दिया गया है। तो पुर्तगाल में क्या है? लिस्बन है। वहाँ के मेयर द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को वो सिटी ऑफ ऑनर दिया गया है। कहता है कि वर्ष 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए लेखा एवं रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISR पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह नियुक्त किया गया है। भारत को 25 से 27 के कार्यकाल के लिए लेखा एवं रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISR पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह में नियुक्त किया गया है। तो जो ये कह रहा है कि जो ये लेखा एवं रिपोर्टिंग का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है ISAR, ये इसमें संयुक्त राष्ट्र अंतर सहकारी कार्य समूह है। इसके लिए भारत को नियुक्त किया गया। कब के लिए? 2025 से लेकर 2027 तक, 25 से लेकर 27 तक इनको नियुक्त किया गया भारत को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की 150वीं बैठक ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। ये है इंपॉर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर संसदीय संघ की 150वीं बैठक कहाँ हुआ है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। तो आपसे सवाल पूछेगा, सबसे पहले सवाल पूछेगा कि अंतर संसदीय की कौन सी बैठक हुई है? तो 150 नंबर की हुई है। कौन सी है? 150वीं बैठक है। और कहाँ हुआ है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। ताशकंद उज्बेकिस्तान, ताशकंद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी वो ताशकंद में ही हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कजाकिस्तान ने कारागांडा के कुइरेत्तिकोल स्थल पर अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार खोजा है। इसके अलावा झाना कजाकिस्तान क्षेत्र में 20 मिलियन टन से अधिक दुर्लभ मृदा धातु भंडार मिलने का भी अनुमान है। तो कहता है कि दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? कहता है दुर्लभ मृदा धातु भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ खोजा गया? कजाकिस्तान में खोजा गया है। कारागांडा कुइरेत्तिकोल में अब तक का सबसे बड़ा है। तो ये है। इसमें झाना कजाकिस्तान के क्षेत्र में भी दुर्लभ मृदा भंडार मिलने की अनुमान है, लगभग 20 मिलियन टन का। तो ये इतना ऐसे याद रखिए कि जो मिट्टी जो है, मिट्टी सबसे डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मिट्टी का भंडार कहाँ मिला है? तो कजाकिस्तान में। तो मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए कजाकिस्तान में मिला है, ऐसे याद रखिए। पता है कैसे ऑप्शन मिलेगा? कजाकिस्तान देगा, किर्गिस्तान देगा, अफगानिस्तान देगा। ऐसा ऐसा नाम देगा कि आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन लिखेगा। आप सब में कई करे याद तो कन्फ्यूज हो गए। तो कर्ज में है, कहता है कि कर्ज चुकाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। तो मिट्टी कहाँ मिला है? कजाकिस्तान में मिला है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारत ने वन्यजीव संरक्षण में अपनी भूमिका को मजबूत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का आयोजन नई दिल्ली में पहली महासभा में किया। तो कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है, बिग कैट अलायंस का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारत ने वन्यजीव संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाते हुए। ठीक है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम ने अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क में डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिवस के रूप में घोषित किया, 14 अप्रैल को। ठीक है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया। तो कहा जा रहा है कि जो BR अम्बेडकर जी हैं, इनका कहाँ पे BR अम्बेडकर दिवस मनाया जाएगा? तो न्यूयॉर्क में 14 अप्रैल को। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में 14 अप्रैल को 2025 को अम्बेडकर जयंती के रूप में घोषित किया गया है। और यहाँ पे कौन सी जयंती थी इनकी? 165वीं जयंती थी। BR अम्बेडकर की कितनी जयंती थी? 165वीं जयंती पे
न्यूयॉर्क शहर में इनका 14 अप्रैल को घोषित किया गया है और रामदास अठावले वहाँ पर पहुँचे थे। हाल में ही यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नई साइटों को जोड़ा है। ये जियो पार्क की संख्या 229 हो गई है और 50 देशों में जो स्थित है। तो कहता है कि जो ये जो यूनेस्को है वो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क बना रहा है। तो यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितना नया साइट जोड़ा गया है? तो ग्लोबल जियो में कितना जोड़ा गया? 16 को नया जोड़ा गया है और इसमें जियो पार्क की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 229 हो गया। 16 जोड़ने के बाद टोटल कितना हो गया? 229 हो गया है और ये लगभग 50 देशों में, जो कि 50 देशों में स्थित है। समझ गए? तो जियो पार्क नेटवर्क कौन स्थापित कर रहा है? यूनेस्को कर रहा है। कितना नया साइट जोड़ा गया है? 16 को जोड़ा गया है। टोटल कितना हो गया? 229 हो गया है। चीन ने मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित संलयन का उपयोग करते हुए विखंडनीय मुक्त हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसमें इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन और जेड पिंच प्रणाली का उपयोग किया गया है। ये देखिए क्या क्या बोला है कि जो चीन है एक संलयन का कौन आधारित है? तो मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या है? मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित संलयन का प्रयोग करते हुए विखंडनीय मुक्त हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसमें इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन कहता है कि इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन और जेड पिंच प्रणाली का उपयोग किया गया है। ठीक है। तो कहता है कि चीन ने मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित संलयन का प्रयोग किया है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो चीन जो ये विखंडनीय मुक्त हाइड्रोजन बम जो बनाया है, विखंडनीय मुक्त, इसमें किसका प्रयोग किया है? तो मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग किया गया है और जिसमें इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन और का उपयोग किया। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश नॉर्वे हो गया। कहता है इलेक्ट्रिक वाहन में 2025 में 100% नई कारें इलेक्ट्रिक से चलने वाली होगी। तो कहता है कि 100% इलेक्ट्रिक कार को कौन अपना लिया जी? नॉर्वे अपनाया है, नॉर्वे। और यहाँ पे 2025 में 100% नई कार इलेक्ट्रिक कार से ही चलेगा। 2025 से अब जो भी कार आएगा सिर्फ इलेक्ट्रिक कार चलेगा वहाँ नॉर्वे में। मोदी जी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक श्रीलंका मित्र विभूषण से श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दियासने द्वारा सम्मानित किया गया है। तो कहता है कि ये याद रखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दियासने के और ये मोदी जी को दिए हैं श्रीलंका मित्र विभूषण। ठीक है। हाल में ही मोदी जी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री थाकसीन सिनावात्रा को आदिवासी सवार वाली डोकरा पीतल की मोर नाव गिफ्ट में दी है। थाईलैंड के राजा महावरजिलालोंगकोर्न को सारनाथ शैली में निर्मित बुद्ध की पीतल प्रतिमा भी उपहार में दी है। तो कह रहे हैं कि जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है जी? तो थाकसीन सिनावात्रा है। उसको मोदी जी क्या दिए हैं? तो आदिवासी सवार वाली डोकरा पीतल की मोर नाव, कहते आदिवासी सवार वाली डोकरा पीतल की मोर नाव दी है। किसको दी है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री को दी है। और वहीं के थाईलैंड के जो राजा हैं महावजीरालोककॉर्न, उनको सारनाथ शैली में निर्मित बुद्ध की पीतल प्रतिमा दी है। कौन सी शैली में? सारनाथ शैली में। तो बुद्ध की जो प्रतिमा जो दिया गया है तो कौन सा शैली उसमें? तो सारनाथ शैली। तो इसमें कई शैली जो बुद्ध प्रतिमा का जो बनाया गया था आपको पता होगा, सारनाथ शैली था और भी 2-3 शैली थी। तो उसमें ऑप्शन में ही पूछेगा आपका सारनाथ शैली और एक दो जो ऑप्शन है वो आपको दे देगा। ठीक है। भारत की मदद से श्रीलंका ने अनुराधापुर में 2 रेलवे परियोजनाओं का निर्माण किया जिसका शुभारंभ मोदी जी द्वारा किया गया है। तो कहता है कि श्रीलंका में कहता है कि अनुराधापुर में 2 रेलवे परियोजनाओं का निर्माण किया गया। तो किसकी मदद से जी? भारत की मदद से। तो पूछेगा भारत ने किस देश को मदद करके वहाँ की 2 रेलवे परियोजनाओं का निर्माण किया है? तो कहाँ पे किया है? तो श्रीलंका देश को किया है और जिसका शुभारंभ भी मोदी जी जाके किए वहाँ पे। समझ रहे हैं? तो कितना भारत का कितना बड़ा कद हो रहा है कि वहाँ के कोई चीज़ उद्घाटन में मोदी जी जाके उद्घाटन कर रहे हैं। भारत को 25 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर सहकारी कार्य विशेषज्ञ समूह के लिए चुना गया है। आई थिंक ये तो अंतर सरकारी, ये तो हम लोग अब यहाँ पे भी देख रहे हैं 25 से 27 के लिए लेखा और रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए अंतर सरकारी कार्य के लिए नियुक्त है। एकदम सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। समझ गए? तो कितने के लिए चुना गया? तो 2025 से 27 के लिए चुना गया है। आगे देखते हैं। भारत एवं नेपाल के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक सहयोग को
तकनीकी जानकारी को आदान प्रदान, प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से बातचीत को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन किया गया है। मतलब ऐसा हुआ है, जो वहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो भारत में भी आकर ट्रेनिंग लेंगे, दोनों बातचीत करेंगे कैसे न्यायिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो वो कौन सा देश है जी? नेपाल है। ठीक है, ये बात हो गई है। इवन वहाँ के जो नेपाल के ही शायद IAS और IPS भी है, वो अपना ये पटना ये यहाँ पे जो लवासना में आकर ट्रेनिंग भी देंगे। पहली बार पूर्णतः AI से बनी फीचर फिल्म द विजार्ड ऑफ ऑज बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को गूगल एवं मैग्नोप्लस स्टूडियो द्वारा तैयार किया गया है। तो कहता है कि पूरा AI से बनाया गया फिल्म है। AI से बना जो फीचर फिल्म है उसका नाम क्या है? द विजार्ड ऑफ ऑज एज होना चाहिए, द विजार्ड ऑफ एज ये मूवी का नाम है। तो ये बनाया गया AI से फिल्म का बना है। और बनाया कितने बनाया? तो गूगल बनाया है और मैग्नोपस स्टूडियो, दो को मिलकर गूगल और मैग्नोपस स्टूडियो ने मिलकर बनाया है। फिलीपींस में माउंट कनाओल में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। तो ये जो माउंट कलनाओन तो माउंट कलनाओन कहाँ है? फिलीपींस में है। और आपको पता है कि फिलीपींस में HIV को जो बढ़ते देखकर यहाँ पे आपातकाल घोषित किया, ये याद रखिएगा, ये HIV से बढ़ने के कारण। तो फिलीपींस में कहता है कलनाओन है फिलीपींस में, फीलिंग्स के लिए कन रहा है वो कलनाओन। तो कलनाओन कहाँ है? माउंट कलनाओन कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय संभावना था। उद्घाटन S जयशंकर द्वारा किया गया है। तो ये चीज़ समझिए, कहता है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, कहता है कि GTS ग्लोबल ट्रेड समिट, ये ग्लोबल टेक्निकल समिट या टेक समिट भी कह सकते हैं इसको, सबमिट। तो ग्लोबल टेक समिट जो हुआ है वो कहाँ हुआ? टेक्नोलॉजी की बात है तो नई दिल्ली में हुआ। और इसका विषय क्या था? संभावना है। ठीक है, और उद्घाटन जयशंकर जी ने किया है। तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। ऐसे मोदी जी और अमित शाह ही करते रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की ग्लोबल टेक समिट जो हुआ है GTS 2025, कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण हुआ है। तो टेक्नोलॉजी का 9वां संस्करण हुआ है। ठीक है, और वो कहाँ हुआ है? आपका नई दिल्ली में हुआ है। और विषय क्या था? थीम क्या था इसका? संभावना। टेक्नोलॉजी में क्या संभावना है, जैसे AI से लेकर क्या संभावना है वो होगा। और S जयशंकर जी ने इसका उद्घाटन किया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटर रेलवे कौन है? जापान बनाया है। यह वेस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा सेरेंडिक्स के सहयोग से बनाया गया। तो ये याद रखिए कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कौन बनाया है? जापान बनाया। और ये वेस्ट जापान रेलवे कंपनी और सेरेंडिक्स के सहयोग से बनाया है। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। यह वैश्विक रूप से चौथा देश बना है पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा हो गया है। तो कहता है कि इंटरनेशनल सौर गठबंधन ISO ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA कह सकते हैं, हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। इसमें क्या हो गया कि मॉरिशस इसमें क्या हो गया कि हस्ताक्षर कर दिया है। और कहाँ था? ये अब पहला अफ्रीका देश बन गया। अच्छा, पता है मॉरिशस जो है वो बहुत छोटी सी जगह पे है। अगर आपको कहीं पे देखिएगा, मैं बता दूं, अगर मैप के थ्रू मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये अफ्रीका जो ऐसे जो हम लोग अफ्रीका बनाते हैं ना, और यहाँ से ऐसे ही हो गया। यहाँ पे मेडागास्कर है। ठीक है, मेडागास्कर है। और ये मेडागास्कर के बगल में ये है मॉरिशस। समझ रहे हैं? मतलब कि इतना छोटा सा देश है ये। और ये है कि मतलब इकोनॉमिकली इतना रिच है ये कि भारत में सबसे जो FDI होता है भारत में, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, तो ये सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ये सिंगापुर के बाद फर्स्ट सिंगापुर है और दूसरे नंबर पे क्या है? मॉरिशस है। समझ रहे हैं? और आपको बता दें कि मॉरिशस में 90% है वो बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ लोग भोजपुरी में बात करते हैं। ये समझिए। तो वहाँ पे जाके हम लोग एक ऐसा देश बना दिए हैं कि वो वर्ल्ड को टक्कर दे रहा है और भारत को बहुत सहायता भी कर रहा है। तो ये क्या हो गया? इतना चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता दिए। हाँ, आगे देखिए। तो ये कौन सा अफ्रीकी देश बन गया? अफ्रीकी देश पहला नंबर का है और ऐसे वैश्विक रूप में चौथा देश बन गया है। तो किस चीज़ के लिए किया है? तो बताया कि सौर गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किया गया। क्या चीज़ है? ढांचे पर, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पे कर गया है। ठीक है,
भारत के लोकसभा अध्यक्ष ने ताशकंद कहाँ है, कजाकिस्तान में है, में आयोजित 150वें अंतर संसदीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मुख्य विषय था सामाजिक विकास और न्याय हेतु संसदीय कार्रवाई। इस संघ के 182 देश हैं, मुख्यालय जिनेवा में है। तो कहा जाता है कि जो ताशकंद में क्या आयोजित किया गया है, 150वें अंतर संसदीय संघ IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, क्या है इसका, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, इसका 150वें जो सम्मेलन हुआ, कितना नंबर का सम्मेलन हुआ, 150 नंबर का हुआ, जिसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष कहाँ गए थे, ताशकंद में गए थे, ताशकंद कजाकिस्तान में गए थे। और इसका थीम क्या था, विषय सामाजिक न्याय और न्याय हेतु संसदीय कार्रवाई। और इसमें टोटल कितने देश हैं, 182 देश हैं, और मुख्यालय कहाँ है जी, जिनेवा में है। आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बांग्लादेश बन गया है। यह समझौता बाह्य आंतरिक संधि पर आधारित है। तो जो आर्टेमिस समझौता है तो 54वां देश कौन बन गया, बांग्लादेश आ गया। कौन है, 54 नंबर वाला कौन बन गया, 54 बन गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, और बांग्लादेश बन गया है तो ये बाह्य आंतरिक संधि पर आधारित है। यह समझौता बाह्य आंतरिक संधि पर आधारित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से K9 हावित्जर तोपों को आयात के लिए समझौता किया है। तो कहता है जो ये K9 हावित्जर तोप है, K9 हावित्जर तोप को कहाँ से बना रहा है, दक्षिण कोरिया से, साउथ कोरिया से। ठीक है, साउथ कोरिया से। और आपको पता है कि एक होता है नॉर्थ कोरिया भी है, जो कि बहुत वो है, किसी से बातचीत नहीं करता है, अपने ही आदमियों को मरवा देता है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है। और उसी के सामने है साउथ कोरिया, जो कि अच्छा है, मतलब दोनों, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या मना रहा है, K9 हावित्जर तोप मंगा रहा है, K9 हावित्जर तोप मंगा रहा है। तोप कहाँ से मंगा रहा है, दक्षिण कोरिया से मंगा रहा है, K9 हावित्जर। तो K9 के से कोरिया है, समझ रहे हैं, दक्षिण कोरिया, तो नॉर्थ बात तो देगा नहीं। और के वाला जो कोरिया है, के से कोरिया होगा, तो कोरिया ने हम लोग को तोप दिया है। तकनीक और स्टार्टअप से संबंधित अफ्रीका के सबसे बड़े कार्यक्रम गिटेक्स अफ्रीका 2025 मराकेश मोरक्को में संपन्न हुआ। भारत के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हिस्सा लिया है। तो कह रहा है तकनीक और स्टार्टअप से संबंधित जो है अफ्रीका के सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है, तो मोरक्को में हुआ है। कहाँ हुआ है, मोरक्को में हुआ है। तो इसका नाम क्या है, गिटेक्स अफ्रीका 2025। क्या नाम है इसका, गिटेक्स अफ्रीका 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो गिटेक्स जो आयोजित किया गया है वो मोरक्को में किया गया है। ये अफ्रीका के सबसे बड़े कार्यक्रम है। गिटेक्स कहाँ किया गया है, अफ्रीका में किया गया है, समझ गए। गिटेक्स का है, मोरक्को में किया गया है। ठीक है, जापान 320 किलोमीटर की गति से चलने वाला E5 और E3 बुलेट ट्रेन भारत को फ्री में देगा। अरे वाह। इन ट्रेनों का उपयोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के परीक्षण एवं निरीक्षण कार्य हेतु की जाएगी। तो कहता है कि जो जापान है हम लोग को 320 किलोमीटर प्रति घंटे वाला E5 और E3 बुलेट ट्रेन है, वो जापान वो हमको फ्री में दे रहा है। और ये कहाँ पे चलने वाला है, तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे परीक्षण और निरीक्षण के लिए चलाया जाएगा, समझ गए। भारत विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। तो कहता है कि विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी जो है उससे मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई, तो हम लोग क्या बनेंगे भारत में, मतलब कि डोपिंग के चेक करके उन लोग को पासपोर्ट दिया जाएगा। तो एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई, तो ये विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से ये हम लोग मान्यता मिल रहा है। तो कौन सा देश बन गए हम लोग, 17वां देश बन गए। कि अगर डोपिंग है तो खतरा रहेगा, डोपिंग नहीं है तो खतरा नहीं होगा। तो 17 में खतरा नहीं होगा, 17 में खतरा नहीं होगा, तो 17वां देश बने हैं। ठीक है, यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया है, ये तो पता होना चाहिए आपको। कहता है इसमें कुल 494 दस्तावेज धरोहरों को शामिल किया जा चुका है। 494, 2025 में 74 नए नाम जोड़े गए हैं। तो जो ये जो दस्तावेज है इसमें टोटल कितने हो गए, 494 हो गए, 494 हो गए। हम लोग से 2 का भी गया, गीता गया और नाट्यशास्त्र गया है, नाट्यशास्त्र गया, ये 2 चीज़ हो गया। और टोटल कितना हो गया, 494 हो गया। इवन 2025 में 74 जोड़ा गया, 2025 में कितना जोड़ा गया, 74, 2025 जोड़ा, 2025 में 74 को जोड़ा गया। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस जॉर्ज मारिया बर्गोलिया का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। इन्होंने
मार्च 2023 में पोप का पद संभाला था। ये है इम्पोर्टेंट। ये लैटिन अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले कार्डिनल थे। तो ये देखिए, पहले बात ये है कि कैथरीन चर्च के पोप फ्रांसिस का पूरा नाम क्या था, तो जॉर्ज मारिया बर्गोलियो। तो ये नाम याद रखिएगा, पोप फ्रांसिस का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज मारिया बर्गोलियो नाम था। इनकी कितने वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, तो 88 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ था अर्जेंटीना में। जन्म कहाँ हुआ था इनका, ये अर्जेंटीना में जन्म हुआ था। और ये 2013 से, मार्च 2013 से पोप का पद संभाले हुए थे। तो मतलब लगभग 12 साल यहाँ पे ये पोप बन के रहे हैं, ठीक है। और ये लैटिन अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध से पोप चुने जाने वाले पहले कार्डिनल थे। अब यहाँ पे ऑप्शन में ही दे देगा लैटिन अमेरिका और उत्तरी गोलार्ध बोल देगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध के नहीं थे, कहाँ के थे, ये दक्षिणी गोलार्ध के थे। दक्षिणी गोलार्ध मतलब नीचे में, ये पृथ्वी है तो यहाँ ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये दक्षिणी गोलार्ध के जो अमेरिका है यहाँ से थे ये, समझ गए। तो याद रखना है, तो इधर के थे वो। यहीं पे कहीं पे अर्जेंटीना भी है, समझ गए। अब इसको मैं आपको मैप के थ्रू बढ़िया से बताता हूँ। जैसे कि आप ये इसको ऐसे ये है उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये लटका हुआ चिली यहाँ पे है, और चिली के बाद में अर्जेंटीना है। तो अगर आप ये देखिएगा, ये है आपका चिली, ठीक है, पतला पतला चिली है, और यहाँ पे है आपका अर्जेंटीना, ऐसे है अर्जेंटीना। ये क्या है, ये है अर्जेंटीना आपका। तो ये कहाँ पे है, आप इतना तो समझ में आ गया ना कि ये दक्षिणी क्या है, दक्षिणी अमेरिका हो गया। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में के रहने वाले थे, यही अर्जेंटीना है आपका। ये अर्जेंटीना के थे कि दक्षिणी गोलार्ध के पोप चुने वाले पहले कार्डिनल थे, समझ गए। हम पूरा मैप के थ्रू बताते हैं ताकि आपको याद रहे दिमाग में कि कहाँ पे क्या हो रहा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। पीएम मोदी का सऊदी अरब की यात्रा। पीएम मोदी सऊदी अरब गए थे, कहता जिद्दा। सऊदी अरब की 44 वर्षों में यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं जिद्दा में। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर यात्रा की है। इस दौरान 6 समझौताओं पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें रक्षा, निवेश, व्यापार, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों में वृद्धि शामिल है। तो कहता है कि मोदी जी कहाँ गए थे, मोदी जी गए सऊदी अरब। सऊदी अरब में कहाँ गए थे, जिद्दा। ये जिद्दा जो है वहाँ पे 40 सालों में यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। इस 40 साल में पहले भारतीय, यहाँ पे कोई और पहले नेता नहीं गया है 40 साल में। और कौन बुलाया था सऊदी अरब के प्रिंस का नाम क्या है, मोहम्मद बिन सलमान। क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, और 6 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक। चिली के राष्ट्रपति कौन है, ग्रेवियल बोरिक ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। ने अपनी पहली यात्रा के दौरान में। तो अब देखिए, अब ये मैप में बताया था ना चिली, ये जो हम लोग ये ऐसे जो करने के बाद जो ये नीचे जो बनाए थे, ये पतला सा क्या था, चिली था। तो यह चिली के राष्ट्रपति कौन है, चिली के राष्ट्रपति है ग्रेवियल बोरिक। चिली के राष्ट्रपति कौन है, ग्रेवियल बोरिक। देखिए क्या होता है ना, आपके उसी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पूछेगा, ये या तो वो भारत आ चुके हैं, भारत आए हों, ठीक है। जैसे अभी आए थे उपराष्ट्रपति, आपको सबको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये ट्रम्प है। उपराष्ट्रपति कौन था, तो जेडी वेंस थे। ये भारत में आए हुए हैं। तो आपको राष्ट्रपति पूछेगा नहीं, सबको पता ट्रम्प बना हुआ है, पूछेगा उपराष्ट्रपति, क्यों, क्या है कि ये भारत आए थे। उसी तरह से चिली के बारे में पूछेगा कि चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक हैं, ये भारत आए हैं। तो ये सब का न्यूज पता होना चाहिए, इसीलिए से पूछता है। ऐसे नहीं कि कोई देश का आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पूछ देगा, नहीं। जो भारत आए हो या भारत वहाँ पे गए हो, तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री है उनको स्वागत किया हो, वेलकम किया हो, ठीक है। तो चिली के राष्ट्रपति कौन है, ग्रेवियल बोरिक। तो कैसे चिल्ली का ग्रेवी, चिल्ली जो खाते हैं हम लोग, चिकन चिल्ली जो बोलते हैं चिकन चिल्ली का ग्रेवी जो होता है ना, लोगों को पसंद आता है। तो ग्रेवी चिल्ली ग्रेवी, ऐसे याद रखना था ट्रिक से, चिल्ली का ग्रेवी, ठीक है। तो भारत यात्रा पे आए, उन्होंने 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया चिल्ली में कितने नवंबर को, 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस वहाँ पे घोषित किया चिल्ली में। कितने नवंबर को, 4 नवंबर को। 4 योग करने में, अब 4 नवंबर कैसे याद रखिएगा, तो योग में क्या क्या जरूरी होता है, 2 हाथ और 2 पैर। तो ये 4, 1 2 3 4, तो चिल्ली में 4 नवंबर को आपको योग दिवस किया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान केंद्र ने कोलंबो श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। तो रामायण कॉन्क्लेव का जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्था ने
रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लिख देगा सीधे अयोध्या। आपसे कह रहे भैया अयोध्या में ही हुआ होगा, ऑप्शन लास्ट में रहेगा कोलंबो। समझ गए, लास्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि कोलंबो में कहाँ हुआ? तो हुआ कहाँ है? कोलंबो में हुआ है रामायण कॉन्क्लेव, ये याद रखिएगा। श्रीलंका कोलंबो में क्या हुआ? रामायण कॉन्क्लेव राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्था द्वारा बनाया किया गया। हुरून ग्लोबल रिच रिपोर्ट में 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नादर है। तो बता, हुरून ग्लोबल रिच रिपोर्ट आया है, 10 अमीर महिलाओं में पहली भारतीय HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर है। भूकंप की वजह से बैंकॉक थाईलैंड को आपातकालीन क्षेत्र घोषित किया है। तो थाईलैंड को भूकंप की वजह से किया गया है। आपको फिर बताते हैं, फिलीपींस में HIV की वजह से किया गया था। कहाँ? फिलीपींस में आपातकाल घोषित किया गया था। अब बैंकॉक, जो ये बैंकॉक थाईलैंड है, थाईलैंड में भूकंप आ गया, उसके कारण आपातकालीन क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है। चीन के 3 गार्जियंस अटलांटिक आई टेलीस्कोप का अनावरण किया है। चीन ने 3 गार्जियंस अटलांटिक आई टेलीस्कोप का किया है। तो कहता है कि 3 गार्जियंस अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप का अनावरण कौन सा देश किया है? तो 3 गार्जियंस, 3 आँख वाला 3 गार्जियंस कौन है? चीन ने किया है। ठीक है। कहता है कि 25 अप्रैल को यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने विश्व के वनों का मानचित्र करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च किया है। तो कहता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, तो कहता है कि वनों का, विश्व के वनों को मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च कौन किया है? बायोमास मिशन लॉन्च कौन किया है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, ESA ने, ये याद रखिएगा। तो वनों का चित्रण कौन करेगा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA। बायोमास के लिए कौन किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। समझ गए। अब हमको पढ़ना है मार्च का। ठीक है, हम लोगों को देख लिए मार्च कंप्लीट करते हैं तुरंत। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा। चलिए मार्च के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है। भारत यूरोपीय मंच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। पहली बैठक 2023 में ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। तो होता है भारत यूरोपीय मंच व्यापार, भारत और ये तो इंडिया है, यूरोपीय मंच व्यापार जो है, यूरोपीय मंच व्यापार की एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यूरोपीय मंच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। पहली बैठक कहाँ किया गया था? ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। ठीक है। तो ये मार्च में किया गया था। तो कहता है यूरोपीय मंच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी की दूसरी बैठक है। कौन सी बैठक है? सेकेंड बैठक है यूरोपियन का, नई दिल्ली में हुआ है। अब पहली कहाँ हुआ था? ब्रुसेल्स में हुआ है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जो इस क्षेत्र में 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है का भारत उपाध्यक्ष एवं अमेरिका अध्यक्ष चुना गया है। तो कहता है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड प्रॉस्पेरिटी को उपाध्यक्ष कौन चुना गया है? भारत। और अध्यक्ष कौन चुना गया है? अमेरिका। समझ गए।
जो है 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह। इसमें कितने हैं? 14 को सदस्य हैं। तो 14 सदस्य का अध्यक्ष बना है अभी अमेरिका, और उपाध्यक्ष कौन बना है? भारत। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। भारत ने मालदीव के लिए 50 मिलियन डॉलर के SBI ट्रेजरी बिल रोल ओवर की घोषणा किया है, जो कि उसकी पड़ोसी प्रथम नीति और कूटनीतिक तनावों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो अतः भारत ने मालदीव के लिए कितना? 50 मिलियन डॉलर। कितने मिलियन डॉलर का? तो मालदीव के लिए 50 मिलियन डॉलर के लिए SBI ट्रेजरी बिल रोल ओवर की घोषणा किया है। तो मालदीव में क्या है? 50% मतलब 50 मिलियन डॉलर का SBI ट्रेजरी बिल किया है, जो कि हमारा पड़ोसी प्रथम नीति और कूटनीतिक तनावों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता के प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कि कितनों तनाव हो जाए लेकिन उसके बीच में भी हम क्या रहे हैं? स्थिरता को प्रतिबद्ध हैं, स्थिरता के लिए। वियतनाम में आयोजित हो ची मिन्ह शहर में वैशाख समारोह में भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के साथ हो ची मिन्ह शहर पहुंचे। इनके द्वारा लाए गए अवशेषों को थान टैम मठ में स्थापित किया गया। भारत से लाया गया एक बोधि वृक्ष का पौधा वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में लगाया गया है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई ये समझिए कि वैशाख समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो वैशाख समारोह वियतनाम में मनाया जाता है, ठीक है। और इस वैशाख समारोह जो वियतनाम में मनाया गया, वहाँ पे हमारे किरण रिजिजू जी है, वो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के साथ वियतनाम पहुँचे। वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में शहर पहुँचे। तो वियतनाम में कौन? वैशाख समारोह कहाँ मनाया जाता है? वैशाख समारोह वियतनाम में मनाया जाता है। और यहाँ पे किरण रिजिजू जी गए और अब इन अवशेषों को थान टैम मठ में स्थापित किया गया। थान टैम मठ में स्थापित किया गया है, समझ गए? वियतनाम में वियतनाम और यहाँ पे एक बोधि वृक्ष भी लेगा गया, पौधा वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में लगाया गया, समझ गए? तो अब पूछा जाएगा कि वैशाख समारोह जो ये बुद्ध से रिलेटेड जो वैशाख समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन पहला रहेगा भूटान, फिर रहेगा नेपाल, फिर रहेगा वियतनाम, फिर रहेगा चीन। तो आपको पता होना चाहिए कि वियतनाम में क्या मनाया जाता है? ये वैशाख समारोह मनाया जाता है। तो वैसे वैशाख, वैसे वियतनाम, इतना ध्यान रखिएगा, समझ गए? ये किरण रिजिजू जी वहाँ पे गए थे। भारत और यूके के बीच में भारत का 16वां FTA समझौता हुआ है, ठीक है। भारत और यूके के बीच में भारत का 16वां FTA समझौता हुआ है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 60 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करना है। ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से 10% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से 10% कर दिया गया है। तो क्या बोला जा रहा है कि भारत और यूके के बीच में, भारत और यूके कौन है? वही ब्रिटेन, वही अंग्रेज, वही जो भारत पर शासन किया था, यही अंग्रेज, ये ब्रिटेन, यूके ब्रिटेन। तो उसमें भारत का 16वां FTA समझौता हुआ। आप देख रहे हैं, आप दोनों FTA मतलब फॉरेन ट्रेड अलायंस का हुआ है, समझौता हुआ है, जो 2030 तक 60 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करना है। तो बताया 2030 तक 60 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को क्या करना है? दुगुना। कब तक? 2030 तक 60 अरब डॉलर के लिए। और ऑटोमोबाइल जो टैरिफ था वो 100% से 10% कर दिया गया। तो सवाल यही पूछेगा कि भारत और यूके के बीच में जो 16वां FTA समझौता किया गया है, उसमें ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से कितना कर दिया गया है? तो आप सोचिए कि 100% था भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 50% किया होगा, आधा भी किया होगा। लेकिन नहीं, सीधे कर दिया कितना? 10% कर दिया गया है, ठीक है। सऊदी अरब ने टूरिज्म पहल की शुरुआत की है। वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने हेतु नवाचार और निवेश हेतु, दो चीज़ के लिए। तो कहता है कि टूरिज्म पहल किसने शुरुआत किया है? तो सऊदी अरब बोल रहा है कि अब हमारे यहाँ भी घूमने आइए, समझ रहे हैं? सऊदी अरब टूरिज्म पहल शुरुआत किया है। और क्यों किया है? तो कहता है कि उसको दिख रहा है कि पर्यटन में भविष्य बहुत बढ़िया है, पैसा कमाने के लिए, और नवाचार एवं निवेश हेतु भी आप वहाँ पर टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया। तो भारत का भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन कहाँ किया गया? तो किया गया है मुंबई में। भारत नॉर्वे व्यापार सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है, समझ गए? तो ये सीधे सवाल है कि भारत नॉर्वे व्यापार सम्मेलन कहाँ किया गया है? नॉर्वे का हो गया, मुंबई में हुआ। नॉर्वे नवी मुंबई, जैसे भारत के साथ नॉर्वे और नॉर्वे अब मुंबई में ही कहे नवी मुंबई जिसको बोलते हैं, तो नॉर्वे नवी मुंबई ऐसे बोलते हैं ना। तो नॉर्वे वाला कहाँ हुआ है? नवी मुंबई, मतलब मुंबई में हुआ है। 14वां एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान
उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो कहता है कि एशिया और ओशनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता का 14वां बैठक, 14 नंबर का बैठक है। मौसम विज्ञान जो है, मौसम का कितवां बैठक हुआ है? 14वां बैठक हुआ है। वो कहाँ हुआ है जी? दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मौसम विज्ञान की बात कर रहा है। एशिया का और ओशनिया का मौसम विज्ञान उपग्रह का जो बैठक हो रहा है, कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीकी देश लेथेसो को दूसरी बार मानवीय सहायता के साथ 10 मीट्रिक टन ज्वार भेजा है। ठीक है, यह पहली खेप 2024 में 100 मीट्रिक टन चावल की थी। यहाँ खाद्य संकट के प्रभाव को कम करने हेतु भेजी जा रही है। तो कहता है कि दक्षिणी अफ्रीकी देश कौन है? लेथेसो जो है वो कहाँ है? तो ये अफ्रीका में। अफ्रीका ऐसे भी कहा था कि बहुत गरीब है जी। अफ्रीका जो है बहुत गरीब देश है, यहाँ खाने के लाले पड़े होते हैं। तो वहाँ के कौन सा देश है? लेथेसो जो है, वहाँ पे हम लोग 100 मीट्रिक टन ज्वार भेजे हैं। कितना भेजे हैं? 100 मीट्रिक टन ज्वार भेजे हैं। तो पहला बार हम लोग उसको 100 मीट्रिक टन चावल भेजे थे। क्या भेजे थे? पहले चावल भेजे थे 100 मीट्रिक टन दिसंबर 2024 में, और अभी मार्च 2025 में क्या भेजे हैं? 100 मीट्रिक टन ज्वार भेजे। तो पहले क्या गया? चावल गया लेथेसो, फिर क्या गया? ज्वार भी गया है। ठीक है। UN80 पहल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के काम में सुधार के लिए इस पहल की घोषणा किया है। तो कहता है कि ये UN80 पहल की शुरुआत किसने किया है? पहल की घोषणा किसने किया है? तो UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के काम में सुधार के लिए UN80 पहल की शुरुआत की गई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल अस्थायी सूची में विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत के 6 संपत्तियों को शामिल किया गया है। तो कहता है कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर होता है उसकी अस्थायी सूची में, कौन सी सूची में? अस्थायी सूची में हम लोग कितना संपत्ति किया गया? 6 को किया है। तो कौन को अस्थायी है जी? कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मुर्दुमल मेगालिथिक कहाँ है? तेलंगाना में। अशोक कालीन शिलालेख स्थल को, फिर चौट योगिनी मंदिर को, उत्तर भारत गुप्त मंदिर को, बुंदेलो के महल किले को। तो आपको ये सब याद रखना है कि कौन कौन कहाँ है। तो कांगेर घाटी कहाँ है? कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी है। मुदुमल मेगालिथिक मेनहीर कहाँ है? तेलंगाना में है। मुदुमल मेगालिथिक मेनहीर कहाँ है? तेलंगाना में। कांगेर घाटी सुनने में लगता है कि हिमाचल में है, वो सबको पता है हिमाचल नहीं है। मुदुमल जो है इसको सबको लगता है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में नहीं है। तो कांगेर घाटी कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ में है। और मुदुमल कहाँ है? तेलंगाना में है। अशोक कालीन शिलालेख है। 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत का गुप्त मंदिर, बुंदेलो के महल के है। हाल में ही फ्रांस के मोसले में 46 मीट्रिक टन सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज किए गए। फ्रांस में इतना मीट्रिक टन सफ़ेद हाइड्रोजन की। तो सबसे याद रखिए कि सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज कहाँ किया गया है? सफ़ेद हाइड्रोजन खोजा गया फ्रांस में। सफ़ेद हाइड्रोजन कहाँ खोजा गया है? फ्रांस में। बस इतना याद रखिए, 46 मीट्रिक टन तो है ही। तो कहता है कि फ्रांस में खोजा गया है सफ़ेद हाइड्रोजन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को घोषित किया है। तो कहता है कि किस देश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी के रूप में घोषित किया गया हाल में ही? तो अमेरिका में किया गया। अमेरिका का अंग्रेजी भाषा क्या हो गया? आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। मोदी जी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। तो कहता है कि ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसको सम्मानित किया जाएगा? मोदी जी को किया गया कोविड-19 के महामारी के दौरान के उनका काम करने के लिए। ठीक है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। इसका उद्देश्य बलूचिस्तान को स्वतंत्र राज्य बनाना था। तो जाफर एक्सप्रेस किसको किया था? जाफर एक्सप्रेस को। जिम्बाब्वे के दिग्गज तैराक क्रिस्टीवी कोवेटी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया। उनका चुनाव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो कि वैश्विक खेल नेतृत्व में प्रगति, विविधता और समावेशिता के एक नए युग की शुरुआत है। तो जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है IOC है, इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टीना कोवेटी बनी है। ये कहाँ की है? तो ये जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की तैराक है। क्या है? जिम्बाब्वे की तैराक है और तैरने वाली महिला है, ये समझ रहे हैं। और क्रिस्टीवी कोवेटी को ओलंपिक की वो बना दिया गया, इसको क्या बना? अध्यक्ष बनाया गया, पहली अफ्रीकी बन गई है।
अमेरिका ने गोल्डन कार्ड वीज़ा अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मूल्य $5 मिलियन होगा। $5 मिलियन। तो होता है कि गोल्ड कार्ड वीज़ा जो है वो अमेरिका लॉन्च किया, जिसका मूल्य कितना होगा? $5 मिलियन। कितना? $5 मिलियन। मतलब कितना? अगर मतलब ऐसे कहें तो $50 लाख। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 5 मिलियन में कितना जगह? $50 लाख। आगे डॉलर लगाइए, तो ये लगभग अगर 80 से गुना करें तो 8×5 = 40, और फिर इतना लाख हो गया, मतलब समझ रहे हैं? 4,400,000 मतलब होगा 40 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ रुपया, लगभग। हमको तो ज़्यादा ही होगा, तो लगभग कितना है? $5 मिलियन को वो बनाया है अमेरिका। हाल में डेनमार्क ने भारत के साथ वैश्विक कार्बन तटस्थता का समर्थन करते हुए सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI का पहल लॉन्च किया है। तो कहता है कि ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल में कौन है भारत के साथ? डेनमार्क है ग्रीन चीज़ों में। हाल में ही अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक काहिरा मिस्र में की गई है। यह कदम गाजा पर अमेरिका के कब्जे करने की योजना के जवाब में उठाया गया है। तो जो ये गाजा है, गाजा पर अमेरिका कब्जा करना चाह रहा है, अमेरिका कब्जा करना चाह रहा है गाजा पर। इसके लिए एक अरब शिखर सम्मेलन बैठाया गया। कहाँ बैठाया गया? आपातकालीन बैठक बनाया गया मिस्र में। मिस्र में कहाँ बनाया गया? अगर मिस्र देखिएगा तो ये आपका अफ्रीका जो है, अफ्रीका ऐसे है, हाँ ऐसे है, ये ऐसे और ऐसे है, तो यहाँ पे है मिस्र, समझ गए? यहाँ पे क्या है? मिस्र है। तो ये मिस्र में क्या किया गया है? काहिरा मिस्र में बैठक बनाया गया अरब शिखर सम्मेलन का, और वहाँ पे अमेरिका के गाजा के कब्जे के लिए उठाया गया कदम है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BPS द्वारा जोहान्सबर्ग में तैयार होगा। कहाँ होगा? जोहान्सबर्ग में तैयार होगा। ठीक है, जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, ये बताना चाहिए। जोहान्सबर्ग कहाँ है जी? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? मैप देखिए, जब हम आपको ये अफ्रीका का जो मैप बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका है, समझ गए? तो कहता है कि ये दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS के द्वारा। किसके द्वारा बना रहा है? BAPS के द्वारा बनाया जा रहा है, जोहान्सबर्ग में तैयार किया जा रहा है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कहता है 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहता है कोलकाता में हुआ है, जिसकी कुल संख्या 229 हो गई है, और जो 50 देशों में है। गंगा जल संधि का नवीकरण 2026 में होना है। तो कहता है कि 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का बैठक कोलकाता में हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश, जैसे कि हमारा जो ये भारत, ये ऐसे भारत है, यहाँ से ये जो नॉर्थ ईस्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे है बांग्लादेश। कहाँ पे है बांग्लादेश? यहाँ पे है बांग्लादेश, समझ गई? कोना में। और यहाँ पे है कोलकाता, ये है बांग्लादेश। तो ये दोनों का जो भारत बांग्लादेश का संयुक्त नदी आयोग की जो बैठक हुआ, कितने नंबर का हुआ? 86वां बैठक हुआ है। कहाँ? कोलकाता में हुआ। अब इसकी कुल संख्या 229 हो गई, जो 50 देशों में स्थित है। ये थोड़ा गड़बड़ पॉइंट लग रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ पॉइंट लग रहा है, ये इससे रिलेटेड नहीं लग रहा है हमको। गंगा जल संधि का नवीकरण 2026 में होना है, ये तो ठीक है। तो गंगा जल संधि का जो नवीकरण कब होना? 2026 में होना है। कुल संख्या 229 हो गई, जो 50 देशों में, तो कुछ और चीज़ में था ना। उसके बारे में कहीं पे और पढ़े थे। ये ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 229 भी था, ठीक है। अगर बोल रहा है तो पढ़ लेते हैं। अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए UN के जाम्बिया एवं माली का चयन किया गया है। अच्छा, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ये तो कह रहा है अफ्रीकी देशों में बिहार की जो साइकिल योजना है, मतलब बच्चों को साइकिल देते हैं, वो UN ने जाम्बिया और माली का चयन किया। किसका किया है? तो जाम्बिया और माली का चयन किया है अफ्रीका देश में। अफ्रीका कौन चयन किया? UN चयन किया है। कौन किया? UN। तो बिहार की जो साइकिल योजना है वो UN ने जाम्बिया और माली में भी बोला कि साइकिल बांटने वाला कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ाई पर फोकस रहें और पढ़ाई कर सकें, समझ गए? तो कौन कौन देश है साइकिल योजना में? कौन कौन है? जाम्बिया और माली। जाम्बिया और माली। मॉरिशस के
57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो मॉरिशस के कितने राष्ट्रीय सम्मान समारोह था? 57 समारोह में था मॉरिशस में। जो आप मॉरिशस आपको बताए थे ना, कहाँ पे था? ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, यहाँ पे है ये मॉरिशस है। तो इसमें राष्ट्रीय समारोह कौन गए थे? मोदी जी गए थे। इस अवसर पर उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन के नाम से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो कहता मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में मोदी जी गए थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हॉवर्ड ने दुनिया की असाधारण 100 महिलाओं की सूची जारी किया। किसने? हॉवर्ड ने किया। इसमें सोल्जर सिस्टर के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के बाड़मेर की पार्वती जांगीड़ को भी शामिल किया, सोल्जर सिस्टर के रूप में। तो कहता है कि हॉवर्ड ने दुनिया के 100 असाधारण महिला की सूची जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। इसमें सोल्जर सिस्टर के प्रसिद्ध राजस्थान के बाड़मेर की प्रतिमा पार्वती जांगीड़ को भी शामिल किया गया। तो जो राजस्थान की बाड़मेर की जो पार्वती जांगीड़ है, इनको सोल्जर सिस्टर के रूप में इसमें शामिल किया। जो हार्वर्ड है, इसने असाधारण लोगों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसमें। समझ गए? न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक भारत की यात्रा पे थे। लक्सन 17 मार्च को हुए 10वें रायसीना डायलॉग 25 के उद्घाटन के सत्र के मुख्य अतिथि रहे हैं। तो कहता है कि रायसीना डायलॉग जो होता है कहाँ? वो नई दिल्ली में हुआ है। रायसीना डायलॉग जो है नई दिल्ली में हुआ है। तो कितने नंबर का? 10वें नंबर का था। उसके उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो रायसीना डायलॉग के उद्घाटन के लिए कौन रहे थे? तो कहता है न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये न्यूजीलैंड पे, तो रायसीना डायलॉग है दिल्ली के, तो ये दिल्ली के लैंड पर कौन है? न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन है। समझ गए? और इसका उद्घाटन किए। मॉरिशस हेतु भारत द्वारा नया संसद भवन बनाया जाएगा, जिसे भारत ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का उपहार बताया है। तो कहता है कि मॉरिशस में नया संसद भवन बनाया जाएगा। अब बनवाएगा कौन? भारत बनाएगा, और इसके मदर ऑफ डेमोक्रेसी का उपहार बताया है। तो ये ऐसा रिलेशन चलता है। आप एक देश में जाके वहाँ पे कुछ बनवा दीजिए, यहाँ पे कुछ बनवा दीजिए। जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं ना कि एक देश में हम लोग 2 रेलवे लाइन दिए हैं। कहाँ दिए हैं? तो श्रीलंका में रेलवे लाइन दिए 2। वैसे मिला जुला के हम लोग काम करते रहते हैं। लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव मढ़ौरा फैक्ट्री में बने इंजन को खरीदने का करार अफ्रीकी देश गिनी ने किया था। हम बताए थे, ये पहले आपको पढ़ाए थे कि ये कहाँ जा रहा है? गिनी में। हम लोग ये बिहार के मढ़ौरा में जो रेल फैक्ट्री है, वहाँ से डीजल लोकोमोटिव बनाया जा रहा है। उसमें 100 इंजन खरीदने के लिए कौन किया? गिनी है, जो 100 को इंजन खरीदेगा, जो हम लोग बिहार के मढ़ौरा में है। ये क्या है? बिहार के मढ़ौरा में, सारण के मढ़ौरा में है ये। समझ गए? तो वहाँ से कौन सा देश खरीदने के लिए आया? तो गिनी। ये अफ्रीकी देश कौन है? गिनी। तो ये नाम याद रखिएगा, कौन है? गिनी है। वो गिन के 100 को इंजन लेके जाएगा भैया। गिनी जो देश है, एकदम गिन के 100 इंजन लेके जाएगा। ठीक है। मॉरिशस के मॉरिशस के रेंडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन नरेंद्र मोदी एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने किया है। तो कहता है मॉरिशस में एक रेंडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान बनाया गया है। समझ रहे हैं? देखिए वहाँ बनाया जा रहा है भारत के नेता के नाम पे। तो मॉरिशस के रेंडुइट में किसके नाम पे बनाया है? अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान बनाया गया है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं जी? मोदी जी किए। और वहाँ का जो प्रधानमंत्री कौन है? नवीन चंद्र राम गुलाम ने। अफगानिस्तान के बारे में क्या बोल रहा है? अफगानिस्तान में 4 साल तक लड़कियों को शिक्षा पर रोक रहने के बाद वहाँ महिला कार्यकर्ताओं ने लेट्स स्टडी नाम का अभियान शुरू किया है। तो कहता है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था 4 साल तक के। 4 साल से पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तो महिला कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे लेट्स स्टडी नाम का एक अभियान शुरू किया है भाई, कि महिलाओं को पढ़ने दिया जाना चाहिए। लेट्स स्टडी किसने किया है? तो अफगानिस्तान ने किया है। म्यांमार में कहता है 7.7 रिक्टर स्केल की भूकंप आया है। इसका केंद्र कहा था मांडले के पास था केंद्र। 100 से 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। म्यांमार लोकेशन पता है आपको कैसे कहाँ है? ये हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ से शुरुआत होता है म्यांमार। ये है आपका म्यांमार, समझ गए? ठीक है, ये इसमें से जो सटा हुआ ये म्यांमार है, ये है म्यांमार आपका, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो ये म्यांमार में है भूकंप कितना? 7.7 रिक्टर स्केल का, और केंद्र का था म्यांमार के मांडले में था। ठीक है। मोदी जी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड
इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। मोदी जी का स्वागत मॉरिशस के भोजपुरी प्रस्तुति गीत गवई से हुई थी। समझ गए, भोजपुरी प्रस्तुति गीत गवई से हुई थी, गए थे ना। तो मॉरिशस में भोजपुरी गीत प्रस्तुति गवई से हुई थी और वहाँ पे पहले भारतीय बन गए सम्मान पाने वाले। तो हम लोग मार्च भी देख लिए, क्या कहते हैं, फरवरी भी लपेट ही दे क्या, लग तो रहा है, मज़ा तो आ रहा है। फरवरी भी छोटा सा ही है, लपेटा जा सकता है, और फिर जनवरी भी लपेटा जा सकता है। आज लपेट देते हैं। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फरवरी भी लपेट देंगे।
चलिए शुरू करते हैं। अब 5 मिनट का हो गया रेस्ट। हम लोग फरवरी पढ़ने जा रहे हैं। फरवरी का डेटा देख लेते हैं, ख़त्म कर लेंगे आज इसको। फरवरी और जनवरी दोनों लपेट लेते हैं फटाक सुनी। हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के से अमेरिका की सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है। तो कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से। किसे? UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गया है। मानव का अधिकार तो समझ ही नहीं रहा, ये आदमी पागल हो गया है। वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 मिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। वियतनाम, ठीक है। इसके साथ वियतनाम के उत्तरी बंदरगाह के कई शहर हाईफोंग से चीन की सीमा तक एक रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देगा। अतः वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 मिलियन का रेलवे संपर्क को मंजूरी दिया है, ठीक है। तो ये उत्तरी बंदरगाह के शहर हाईफोंग से लेकर चीन की सीमा तक रेल लाइन बनाया जाएगा। तो ये मत समझिए कि वियतनाम है भारत के साथ, वियतनाम जो है भारत के साथ वो रेलवे नेटवर्क के लिए काम किया है, नहीं। तो ये भारत के साथ रेलवे नेटवर्क के लिए काम नहीं किया है, चीन के साथ किया है। तो वियतनाम और चीन रेल नेटवर्क के लिए $8 मिलियन के लिए किया है। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $42 मिलियन की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लेने की घोषणा किया है। तो कहता है अडानी ग्रीन जो है वो श्रीलंका से कितने $442 मिलियन की नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाओं को वापस लेने की घोषणा कर लिया है। तो जो अडानी है वो श्रीलंका में वो लगाने जा रहा था ग्रीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, और वहाँ से क्या कर लिया? $442 मिलियन का जो है वो उसको वापस ले लिया अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से। भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति ग्लोरिया मैकापल आरोयो, वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक और भारतीय प्रवासी शामिल हुए हैं। तो भारत और फिलीपींस के कितने वर्ष हो गए हैं जी? राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा हो गया है, और इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया है। भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया, जिसमें व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया गया है। समझ गए? तो भारत और कतर कहाँ ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी बना दिया, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा पर बल दिया गया है। समझ गए? द्विपक्षीय संबंधों में कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य में उत्पन्न संकट में भारतीय दूतावास ने बुकाबू में रह रहे भारतीयों से आग्रह किया है कि वह विदेशी समूहों की बढ़ती हिंसा के कारण तुरंत वहां से निकल जाए, जिसमें M23 भी शामिल है, जिसने गोमा क्षेत्रों पर कब्जा किया लिया है। तो कह रहा है कि कांगो में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो युद्ध छिड़ गया है। क्या हो गया? संकट हो गया है। उसमें भारतीय दूतावास के बुकाबू में रह रहे, कहाँ पे? बुकाबू में रह रहे भारतीयों से आग्रह किया कि बाहर निकल जाएं, आप तुरंत निकल जाएं वहाँ से। तो ये कहाँ हो गया? कांगो से ये बात हो गया है, जिसमें M23 भी शामिल है जो कब्जा किया है। तो कब्जा कौन किया है? कब्जा किया है M23 कब्जा किया है। समझ गए? तो कहाँ हो रहा है सब काम? कांगो में हो रहा है, कंगाल बनने चल गया है, वहाँ पे संकट उत्पन्न हो गया, कांगो कंगाल बनने वाला है। फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर उच्च टैरिफ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पारित किया है। कौन कौन देश पे जी? एक तो किया है मैक्सिको पे, एक किया है कनाडा पे, ठीक है। एक किया है मैक्सिको किया है, वो क्या चीज़ पे किया है? कनाडा पे किया है, ठीक है। और चीन से आयात पर उच्च टैरिफ लगाने वाले कार्यकारी आदेश है। अब आपको बताते हैं कि मैप में कौन कौन कहाँ तक है, आपको समझ में आए। ये हम आपको उत्तरी अमेरिका बना दे रहे हैं, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका ऐसे चिली पर लटका हुआ है। समझ गए? तो उत्तरी अमेरिका में देखिए ये आपका है मेन अमेरिका, जिसको अमेरिका कहते हैं, ये है आपका अमेरिका है बीचों बीच में। समझ गए? ऊपर में क्या है? कनाडा है ऊपर में, और मैक्सिको है नीचे में उसके। समझ गए?
तो ये है कनाडा, ये है मैक्सिको। तो ये तो मैक्सिको पे भी लगा दिया अपने ही पे, और कनाडा पे भी लगा दिया, समझ गए। ये मैक्सिको कनाडा पे भी लगा, और चीन के साथ पे भी लगा दिया। किस पे लगा दिया? चीन पे भी लगा दिया। न्यूजीलैंड की संसद ने 30 जनवरी 2025 को माउंट तारानाकी मोगा को कानूनी व्यक्तिगत प्रदान करने का इतिहास रख दिया गया, व्यक्तित्व प्रदान करने का, जिससे उसे मनुष्य के बराबर अधिकार प्राप्त होंगे। तो माउंट तारानाकी जो है, एक माउंट तारानाकी जो है ये कहाँ है? तो ये आपका माउंट तारानाकी कहाँ है? न्यूजीलैंड में है, और इसको व्यक्तित्व कानून प्राप्त हो गया। मतलब जो व्यक्ति के साथ होता है वही माउंट तारानाकी के साथ भी है। तो माउंट तारानाकी को वो कानूनी व्यक्तित्व प्रदान कौन किया है? न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है। और समझ गए। तो कहा है कि ये हो गया, आगे बढ़िए। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ने 65 वर्षों में सबसे तीव्र अपस्फीति देखी है। जनवरी 2025 में उपभोक्ताओं कीमत में 4% की गिरावट आई है, 4% की गिरावट आई है। तो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है, श्रीलंका में 65 वर्षों में सबसे तीव्र अपस्फीति देखी गई है, समझ गए। अपस्फीति देखी गई, जो उपभोक्ता कीमतों में 4% की गिरावट आ गया। कितना परसेंट की गिरावट आई है? 4% का गिरावट आ गया है, समझ गए। 65 वर्षों में हुआ है श्रीलंका में। आगे पढ़िए। कहता है लगातार 5वां महीना है जब अपस्फीति हुई है, और यह गंभीर वित्तीय संकट के बाद बिजली और ईंधन की लागत में भी कमी के बाद हुआ है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दियासने के नेतृत्व में सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए IMF समर्थित सुधारों को लागू कर रही है। तो कहता है कि लगातार 5वां महीना है जब क्या हुआ? अपस्फीति हुआ है। मतलब कि वो अपस्फीति होते जा रहा है। महंगाई, मुद्रास्फीति नहीं हुआ, अपस्फीति, दाम दम घटते जा रहा है। मतलब दाम घटना मतलब हो गया कि वहाँ की मुद्रा का वैल्यू नहीं रह रहा है, समझ रहे हैं। धीरे धीरे एकदम खत्म हो जा रहा है। मतलब कि 1 kg चीनी लेना है आपको, 1 kg चीनी लेने के लिए अगर मान लिया कि आपको 1000 रुपया देना पड़े, 1000 रुपये 1 किलो चीनी का, तो ये नोट का कोई वैल्यू है जी? 10 रुपये का कोई वैल्यू होगा? 10 का नोट का, 20 का नोट का, 50 का नोट का कोई वैल्यू नहीं। आपको 1 kg दूध लेने के लिए आपको 500 रुपया देना पड़ रहा है। 500 तो चलो ठीक है, मान लिया 5000 देना पड़ रहा है, तो क्या इसका कोई वैल्यू है? नोट का आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो वही हो रहा, उसी को कहते हैं क्या हो गया? अपस्फीति होते जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। UK, ब्रिटेन जो है, ये ब्रिटेन क्या बोल दिया? AI जनरेटेड जो बाल यौन सामग्री जो बनाया जा रहा है बच्चों को लेकर, जो है जो AI जनरेटेड गलत वीडियो बन रहा है, उसको क्या बना दिया कि अपराध घोषित कर दिया। कौन किया? ब्रिटेन किया, समझ गए। ब्रिटेन घोषित कर दिया। नए कानून में शोषणकारी सामग्री बनाने और वितरित करने के लिए AI तकनीक का उपयोग करने वाले के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में बाल शोषण से निपटना है, समझ गए। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा पहले किए गए निर्णय के बाद अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का घोषणा किया है। निर्णय के बाद तो कहता है जो WHO है, इसमें से पहले अमेरिका भी शायद बाहर निकल गया। एक तो अमेरिका तो UNHRC से भी बाहर निकला है, आपको पता था, बताए थे आपको। अब यहाँ से ये निकला तो इधर से अर्जेंटीना भी निकल गया, WHO से, ठीक है, अर्जेंटीना भी निकल गया। पनामा ने आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला किया, जो उसकी विदेश नीति को बदलाव का संकेत है। राष्ट्रपति जोस राउल मूलिनो ने पनामा नहर पर रणनीतिक चिंताओं का हवाला दिया और चीनी निवेश का पूर्ण मूल्यांकन करते हुए अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। तो जो पनामा शहर है, आपको पनामा का भी आपको मैप के थ्रू फिर पनामा पढ़ाते हैं आप। ये हम लोग देख लेंगे क्या है। ये उत्तरी अमेरिका ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे जाता है, यहाँ से हमारा आता है, ये आपका क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो कलर चेंज करके बताते हैं आपको। ये है ना, ये है पनामा शहर। क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो जोड़ता है वही है पनामा, समझ गए। तो ये यहाँ पे पनामा था। अब ये क्या किया है कि पनामा ने आधिकारिक तौर पर बेल्ट एंड रोड जो चीन की है, किसकी है? चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उससे बाहर निकल गया। क्यों? और जो उसकी विदेश नीति में बदलाव का संकेत है। और इसके पनामा के राष्ट्रपति कौन है जी? जोस राउल मूलिनो। राष्ट्रपति कौन है? जोस राउल मूलिनो है। वो के रणनीतिक चिंताओं का हवाला दिया और अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने लगा। कहे कि यहाँ पे आपका है अमेरिका, ये क्या है? ये आपका अमेरिका है। तो अमेरिका के साथ अपना रिलेशन बढ़िया बनाने के लिए चीन के साथ रिश्ता तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ
भगवान बुद्ध की त्रिसेवा अभियान शुरू कर रहा है, जो भारत, नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं की ऐतिहासिक मोटरसाइकिल यात्रा है। यह अभियान लुम्बिनी, नेपाल, बुद्ध की जन्मस्थली से शुरू होगा और प्रमुख बौद्ध विरासतों को कवर करते हुए गौल, श्रीलंका में समाप्त होगा। यह इसका पहला उद्देश्य साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना, शांति, पर्यटन, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और 3 देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना। तो कहता है कि इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ है, इंटरनेशनल बुद्ध काउंसिल जो है वो उसमें त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। और इस त्रिसेवा में कौन कौन देश है? एक तो आपका भारत है, ये है, शुरुआत हुआ था नेपाल से, ऊपर नेपाल है, बीच में भारत है और नीचे क्या है? श्रीलंका है। समझ गया? 3 देश है, भारत, नेपाल, श्रीलंका है। शुरू हो रहा है लुम्बिनी नेपाल से शुरू होगा और भारत से होते हुए गौल श्रीलंका में समाप्त होगा, गौल श्रीलंका में। बाकी तो ये सब आपको पता है कि क्यों करता है ये सब काम। आगे देखते हैं। भारत और निकारागुआ ने निकारागुआ में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए त्वरित प्रभाव परियोजनाओं QIP के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को क्या बोल रहा है कि भारत और निकारागुआ ने क्या किया है कि निकारागुआ में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, क्या चीज़ के लिए? भौतिक और सामाजिक, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए त्वरित प्रभाव परियोजनाओं QIP के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो किसने किया? भारत और निकारागुआ ने किया है। भूमध्य सागरीय व्यापार केंद्र के रूप में मार्सिले का भू राजनीतिक महत्व यूरोप, अफ्रीका और पूर्व मध्य में भारत की पहुंच को और मजबूत बनाता है। तो कहता है भूमध्य सागरीय व्यापार केंद्र जो है, भूमध्य सागरीय व्यापार केंद्र के रूप में मार्सिले का भू राजनीतिक महत्व यूरोप में, अफ्रीका में और पूर्व मध्य में भारत की पहुंच को मजबूत बनाता है। पूर्व मध्य में भारत की मजबूत को बनाता है। तो जो मार्सिले जो भू राजनीतिक महत्व है, मार्सिले भूमध्य सागरीय व्यापार केंद्र में मार्सिले का जो है वो कहाँ कहाँ जा रहा है? एक तो यूरोप में जा रहा है, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारत की पहुंच को और मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन और हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को निशाना बनाकर राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश क्या किया है? बांग्लादेश ने हिंसक विरोध प्रदर्शन और हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना के जो समर्थक हैं उनको मारने के लिए राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। निशाना बनाकर ऑपरेशन डेविल हंट किसके द्वारा शुरू किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा। तो ये याद रखिए कि डेविल हंट कौन देश के द्वारा शुरू किया गया है? डेविल हंट किया गया कि डेविल हंट किसके द्वारा किया गया? बांग्लादेश के द्वारा किया गया। भारत द्वारा बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को नष्ट किए जाने की निंदा किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। तो बंगबंधु स्मारक संग्रहालय जो है कहाँ था? बंगबंधु स्मारक संग्रहालय था आपका बांग्लादेश में था। बंगबंधु बांग्लादेश में था और वहाँ पर उसको नष्ट कर दिया गया, तो इसलिए तनाव बढ़ गया दोनों देशों के बीच में। भारत परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने जा रहा है। परमाणु क्षति के लिए भारत क्या है? किसके लिए? परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में क्या कर रहा है? संशोधन करने जा रहा है। इन परिवर्तन का उद्देश्य विदेशी निवेश संबंधी चिंताओं को दूर करना, महाराष्ट्र में EDF रिएक्टर और आंध्र प्रदेश में वेस्टिंगहाउस रिएक्टर जैसी परमाणु परियोजनाओं को खोलना, 2047 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य को गति देना है। तो जो ये क्या बोल रहा है कि जो परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम को संशोधन कर रहा है, और संशोधन करके क्या कर रहा है कि परिवर्तन का उद्देश्य क्या है संशोधन करने का? विदेशी निवेश संबंधी चिंताओं को दूर करना। महाराष्ट्र में EDF रिएक्टर बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में, और आंध्र प्रदेश में वेस्ट हाउस रिएक्टर बनाया जा रहा है। तो जो EDF रिएक्टर कहाँ बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में, और आंध्र प्रदेश में वेस्ट हाउस रिएक्टर बनाया जा रहा है। ये दो जगह बनाया जाए जहाँ परमाणु परियोजनाओं को खोलना है और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना है। कब तक? 2047 तक हम लोग कितना प्राप्त कर देंगे जी? 100 गीगावाट। समझ गए? आगे देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 से प्रभावी सभी स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाया है। तो कह रहा है कि अगर अमेरिका में कोई स्टील बेच रहा है
और एल्युमिनियम बेच रहा है तो उस पर 25% टैरिफ लगाया है अमेरिका। किसके? इस पे स्टील और एल्युमिनियम पे। अभी मेन क्या है? स्टील हो गया और एल्युमिनियम हो गया, इस दोनों पर कितना परसेंट लगा दिया? 25% टैरिफ लगा दिया है। कहता है कि देश विशिष्ट छूट समाप्त, इससे देश विशिष्ट छूट समाप्त हो गई है, जिसका असर कनाडा पे पड़ेगा, ब्राज़ील पे पड़ने वाला है, मैक्सिको पे पड़ने वाला, दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख निर्यातकों पे पड़ेगा। यह कदम उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है और विदेशी डंपिंग का मुकाबला करना है, जो संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की वापसी को दर्शाता है। संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की वापसी को दर्शाता है। तो ये किस पे क्या लगा दिया? स्टील और एल्युमिनियम पे 25% टैरिफ लगाया है, जो ऊपर से कनाडा है, नीचे में मैक्सिको है, दक्षिण कोरिया हो गया, अब ब्राज़ील हो गया। ये सब से क्या हो जा रहा है? आपको असर पड़ने वाला है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस इहोत्रिस ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव को कथित रूसी हस्तक्षेप के कारण रद्द करने से जुड़े महाभियोग मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया। सीनेट की अध्यक्ष इली बोलोजान ने अंतरिम राष्ट्रपति के कार्य के रूप में कार्यभार संभाला है। अब क्या हुआ कि रोमानिया में राष्ट्रपति जो चुनाव होना था, राष्ट्रपति जो कौन है? क्लाउस इहोत्रिस। रोमानिया के क्या नाम है? रोमानिया में कहता है क्लाउस इहोत्रिस। रोमानिया में क्लाउस इहोत्रिस जो है, रोमानिया के कौन है? क्लाउस इहोत्रिस है रोमानिया के। वो राष्ट्रपति चुनाव को रूसी हस्तक्षेप के कारण रद्द करने के जुड़े महाभियोग मतदान से पहले इस्तीफा ही दे दिया। तो मतदान होने से पहले ही क्या हो गया? इस्तीफा दे दिए है। और अब कौन बनेंगे? इली बोलोजान। तो कहता है रोमानिया के नए अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? इली बोलोजान। रोमानिया में इली बोलोजान जो है, रोमानिया में इली बोलोजान अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक DNI के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू है। तुलसी गबार्ड नाम है जिनका। तो कहता है कि अमेरिका के जो खुफिया समुदाय है, क्या है? अमेरिका के जो खुफिया समुदाय है उसका पहली हिंदू कौन बन गई है? तुलसी गबार्ड। अमेरिका में जो खुफिया समुदाय है, राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक है DNI, राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसके कौन बन गए? हिंदू तुलसी गबार्ड जी बन गई हैं। आगे देखते हैं। यूनेस्को ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ पर विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले एक विश्व की कल्पना करे अभियान शुरू किया है। तो कहता है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे कितनी 10वीं वर्षगांठ पे विज्ञान में अधिक महिलाओं और एक विश्व की कल्पना करें। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले एक विश्व की कल्पना करें। ये शुरू कौन किया है? तो शुरू किया यूनेस्को ने शुरू किया है 10वीं वर्षगांठ पे। कितने वर्षगांठ पे? 10वीं वर्षगांठ पे यूनेस्को ने शुरू किया महिलाओं के लिए। सिंगापुर में आयोजित पहली आम सभा के दौरान भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो कहता है कि समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA के जो कहता है कि जो IALA का जो बैठक हुआ है, पहली आम सभा बैठक हुआ सिंगापुर में, और उसका उपाध्यक्ष कौन चुना गया? भारत चुना गया है। तो समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो पहला बैठक हुआ कहाँ? सिंगापुर में हुआ, और उसमें भारत को क्या हो गया? उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव वैश्विक समुद्री मामले में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, खासकर जब IALA एक NGO से एक IGO में परिवर्तित हो रहा है। NGO से एक IGO में परिवर्तित हो रहा है और भारत को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ब्राज़ील एक ओपेक समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया। ब्राज़ील ओपेक समूह के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह कदम ब्राज़ील के उत्पादन में स्वतंत्रता बनाए रखते हुए प्रमुख तेल निर्यातकों के साथ रणनीतिक चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। तो क्या हुआ कि ओपेक समूह जो है वहाँ के पर्यवेक्षक के रूप में किसे शामिल किया गया है? ओपेक समूह के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया ब्राज़ील को। किसको क्या है? ब्राज़ील को ओपेक समूह के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
तो राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा उनको अनुमोदित किया गया कि भाई ब्राज़ील को पर्यवेक्षक के रूप में बनाओ। और ये जो है कहता यह कदम ब्राज़ील को उत्पादन में स्वतंत्रता बनाए रखते हुए प्रमुख तेल निर्यातकों के साथ रणनीतिक चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे उत्पादन में भी करने का है और चर्चा में भी भाग लेगा। चलिए, इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो में फटा है, फिर फटा गया, जिसमें 20,000 मीटर तक ऊंचाई का राख देखा गया। ये उत्तरी मुलुक प्रांत के हालमेहरा द्वीप पर हुए विस्फोट के कारण विमानन चेतावनी और निवासियों की सुरक्षा सलाह जारी किया गया है। तो माउंट डुकोनो कहाँ है? माउंट डुकोनो कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट डुबा देगा भाई, डुकोनो क्या देगा? डुबा देगा इंडोनेशिया को। क्या है? इंडोनेशिया को डुबा देगा। माउंट डुकोनो क्या है? डुकोनो डुबा देगा इंडोनेशिया को। ये 25 में फटा है और 200 मीटर तक ऊंचा राख का बादल हो गया था। 200 मीटर, 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर समझिए। ठीक है, ये उत्तरू मालुकू प्रांत के हलमोहरा द्वीप पे है। कहाँ? उत्तरू प्रांत मालुकू प्रांत के हलमोहरा द्वीप पे है। ठीक है, डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने हेतु ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस की शुरुआत किया है। तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस के लिए किसने शुरुआत किया जी? डेनमार्क ने। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI की शुरुआत किसने किया? डेनमार्क ने किया भारत के साथ। यह पहले 2020 में गठित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। इसका उद्देश्य व्यापार, अनुसंधान, सरकारी सहयोग के माध्यम से वैश्विक कार्बन तटस्थता की दिशा में प्रयास को गति देना है। समझ गए? 2020 में ही इसको शुरू किया गया था। डेनमार्क। यूएई ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया। किसने किया? यूएई ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया, जो 10 साल का निवास परमिट है। यह पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। ब्लू वीजा, गोल्डन वीजा, ग्रीन वीजा जैसे मौजूदा निवास विकल्पों का पूरक है, जो स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो कहता है कि यूएई ने ब्लू वीजा प्रणाली को शुरू किया है, जो 10 साल के लिए है। तो पहले ब्लू वीजा प्रणाली कौन शुरू किया? यूएई ने किया। किसने? यूएई ने ब्लू शुरू किया है, ब्लू वीजा 10 सालों के लिए। और किसको देगा? तो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को किया जाएगा। ये ब्लू वीजा, गोल्डन वीजा हो गया, ग्रीन वीजा मौजूदा है, जो स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इंडोनेशिया ने विश्व धरोहर स्थल प्रबाबन मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित जीर्णोद्धार में भारत मदद करेगा। तो इंडोनेशिया में क्या हो रहा है कि इंडोनेशिया में एक मंदिर है जिसको प्राबंबन मंदिर कहा जाता है, उसको उद्घाटन में भारत मदद करेगा। ये मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। तो प्राबंबन जो मंदिर है, प्राबंबन मंदिर कहाँ है? आपका इंडोनेशिया में है, और इसका इनॉग्रेशन में भारत मदद करेगा। फिलीपींस में चावल के संबंध में ऊंची कीमतों को नियंत्रित करने हेतु खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया गया है। फिलीपींस में एक तो HIV के लिए भी किया गया और खाने के लिए भी कर दिया गया। तो फिलीपींस में क्या किया गया है? चावल के संबंध में ऊंची कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा किया गया है। फिलीपींस में खाने का चावल के भी लाले पड़ गया है। समझ गए? तो कहाँ किया गया? आपका ये किया गया। FAO ने जलवायु लचीली कृषि परियोजना के उग्रवाद सोमालिया में शुरू किया। FAO ने जलवायु लचीली कृषि परियोजना उग्रवाद सोमालिया में शुरू किया गया। तो ये याद रहे, जो उग्रवाद जो है वो है क्या? उग्रवाद क्या है? जलवायु लचीली कृषि परियोजना है। इतना उग्रवाद क्या है? जलवायु लचीली कृषि परियोजना है, जो कि कहाँ शुरू किया गया है? सोमालिया में शुरू किया गया है। FAO के द्वारा सोमालिया में उग्रवाद शुरू किया गया। सोमालिया में भारत और यूएस ने ट्रस्ट पहल शुरू किया है। यह एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। जो ट्रस्ट जो पहल शुरू किया गया है, किसके साथ? USA और अमेरिका के साथ है। तो भाई तो पहले तो ट्रस्ट तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी तो ट्रस्ट पहल कौन शुरू किया था जी? TRUST ट्रस्ट पहल शुरू किया है किसने? USA और भारत ने। भारत और USA ने किया है। ये किसी के लिए खनिजों के द्विपक्षीय सहयोग के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल में ही मेजराना एक चिप, जो एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, का अनावरण किया है। तो मेजराना किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो मेजराना 1 जो है किसने शुरू किया जी? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है।
भारत ने जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद और सह उत्पाद के लिए यूएसए के साथ साझेदारी किया है। तो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसने, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए कौन किया, यूएसए के साथ किया है। किसके साथ किया है, यूएसए के साथ किया है। ग्रीस ने अर्थक्वेक स्वाम के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। ग्रीस में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो ग्रीस में वो हो गया, अर्थक्वेक स्वाम के कारण ग्रीस में आपातकाल लगा दिया गया है। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। हाँ, ये याद रखिएगा, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव, शिपिंग मतलब क्या होगा, जहाज़ की बात कर रहा है, तो जो कहता है कि जहाज़ रिलेटेड कहाँ, मुंबई में बहुत बड़ा वो पोर्ट भी है, मुंबई में शहर, यहाँ पे वो भी है, सागर भी है, समझ गए। तो ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव जो है, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया। तो अभी हम लोग पढ़े, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता का संगठन उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। WHO और यूनिसेफ ने गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान किया है। तो कहता है गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, पोलियो बहुत तेजी से बढ़ रहा है गाजा पट्टी में। तो WHO और यूनिसेफ दोनों मिल के क्या किया, आपातकालीन टीकाकरण शुरुआत किया है। WHO भी और यूनिसेफ ने भी गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को लेकर 10 साल से कम उम्र के 5,91,000 बच्चों को नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 दी जाएगी। तो 10 साल के कहते हैं, 10 साल के कम बच्चों को लगभग 6 लाख बच्चों को कहता है कि नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 दिया जाएगा। कौन, नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, कौन सा टाइप 2 दिया जाएगा, कहाँ, तो गाजा पट्टी में पोलियो बढ़ रहा है, यूनिसेफ और WHO दोनों काम कर रहा है। भारत ने लिथियम का पता लगाने हेतु अर्जेंटीना के साथ समझौता किया। किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ। ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ कार्बन मोबिलिटी विषय पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। तो कहता है ग्रीन मेट्रो की बात कर रहा है, वो 5वां बैठक कहाँ हुआ जी, नई दिल्ली में हुआ। बोलते तो मेरा मुंह दर्द करने लगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग जनवरी पढ़ के खत्म